नमस्कार यूपी पीसीएस फाउंडर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो पीसीएस 2024 के रिवीजन शेड्यूल के डे 15 का वीडियो है, यानी कि सितंबर 20 का वीडियो है। और इसमें हम लोग साउथ इंडियन किंगडम के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग जो पार्ट 1 है उसको डे 14 के वीडियो यानी कि सितंबर 19 के वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम लोग डे 15 में पढ़ेंगे साउथ इंडिया का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिकली कवर कर चुके थे संगम काल को, संगम कालीन राजवंशों को। संगम कालीन राजवंशों में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने चेर, पांड और जो चोल वंश है इनकी बात की थी। साथ ही साथ संगम काल क्या है उसकी बात की थी। संगम काल में जो संगम साहित्य रचा गया उसकी बात की थी। और संगम कितने थे, किसके अध्यक्षता में हुए थे, कहाँ पर हुए थे, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो संगम काल के अलावा जो दक्षिण भारतीय राजवंश हैं उसकी बात करेंगे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर चोल वंश की बात करेंगे। और अगर आपको याद होगा, आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। तो हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि जो चोल वंश है, ये चोल वंश बेसिकली दो एराज में चलता है, दो फेजेस में चलता है। इसका जो फर्स्ट फेज है, इसका जो पहला चरण है वो संगम काल में जाता है। ठीक। और ये जो समय है ये 190 एडी के आसपास यहाँ पर चोल वंश का समापन हो जाता है। और चोल वंश जो है वो, जो डायनेस्टी है, जो चोल साम्राज्य है, वो चोल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और ये जो चोल है पल्लवों के सामंत के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। और ये एक तरीके से एक्लिप्स आ जाता है, ग्रहण आ जाता है। और ये एक्लिप्स 190 एडी से लेके 850 एडी तक रहता है, लगभग 750 सालों तक ये रहता है। और जो इनका सेकंड फेज शुरू होता है चोलों का, वो 850 सालों के बाद, सॉरी 700 सालों के बाद 850 850 एडी में शुरू होता है दूसरा फेज। ये वाला फेज हम लोग कवर कर चुके थे। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि इस फेज में हमारे पास जो सबसे पहला शासक था वो इलन चेन्नी था। पहला शासक क्या था? जेत चेन्नी था। चेन्नी के बाद दूसरा शासक हमारा करिकाल चोल आता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी। करिकाल चोल के बाद जो अगला शासक बनता है वो नेवदिन दिकिल्ल बनता है। नेदुय दिकिल्ल बनता है, जो करिकाल चोल का बेटा होता है। नेदुय दिकिल्ल के बाद हमारे पास ये जो शासन है, ये शासन एक्लिप्स पे चला जाता है। इसका एक तरीके से जो समय है वो खत्म हो जाता है। और चोल अब पल्लवों के सामंत बन के यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है। पल्लव की एक जनजाति कुब्रक होती, इन पर आक्रमण करके इन पर अधिकार कर लेती। और अब ये पल्लवों के सामंत के रूप में काम करते रहते हैं जब तक 850 एडी नहीं आ जाता है। और 850 एडी आने के बाद यहाँ पर इनका दोबारा से उत्थान होता है। एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सेकंड फेज चोल वंश का है, ये सेकंड फेज में कौन कौन से राजा हैं। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 21 के आसपास जो सेकंड वंश है उसमें हमारे पास राजा मिलते हैं। तो हम इन 21 के नाम यहाँ पर नहीं देखेंगे, शुरुआती जो राजा हैं उनके नाम देख लेंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक है उन्हीं के नाम हम लोग देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो जो पहला शासक यहाँ पर आता है, जो इसको दोबारा से लेके आता है लाइम स्पॉटलाइट में, वो है हमारा विजयालय। ये पहला शासक है सेकंड फेज का। उसके बाद अगला शासक है आदित्य। आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट के बाद तीसरा शासक आता है परांतक फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, परांतक फर्स्ट। चौथा शासक आता है गंडरादित्य। गंडरादित्य गंडरादित्य के बाद अरिंजय पांचवा शासक। अरिंजय के बाद छठा शासक आता है परांतक द्वितीय। सातवां शासक उत्तम चोल। आठवां शासक जो सबसे इंपॉर्टेंट शासकों में से है वो है हमारा राज राजा प्रथम। और इसी को बोला जाता है राज राजा महान। नवा शासक है राजेंद्र प्रथम, महान पिता का महान पुत्र राजेंद्र प्रथम। फिर राजाधिराज प्रथम। फिर 14वें नंबर का शासक आता है कुलोत्तुंग। कुलोत्तुंग कुलोत्तुंग के बाद हमारा कई सारे शासक आते हैं। और जो अंतिम शासक 21वां शासक है वो है हमारा राजेंद्र द थर्ड। ये शासक हैं कुल लगभग 21 शासक। विजयालय,
पहला आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडरादित्य, अरिंजय, परांतक दो, उत्तम चोल, राजराजा महान, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग देखें तो राजेंद्र द्वितीय आता है, 12वां वीर राजेंद्र है, 13वां अधिराजेंद्र है, 14वां कुलोत्तुंग है, 15वां विक्रम चोल है, 16वां हमारा कुलोत्तुंग द्वितीय है, फिर 17वां राजराजा द्वितीय है, 18वां राजाधिराज द्वितीय है, 19वां कुलोत्तुंग तृतीय है, और 20वां राजराजा तृतीय है, और 21वां राजेंद्र तृतीय है। ठीक। तो हम यहाँ पर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में आने ही उनको हम लोग देखेंगे, और जो एग्जाम में नहीं आते उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया था कि जो चोल थे वो 190 एडी के बाद से पल्लवों के सामंत बन के रह रहे थे। और यहाँ पर 850 एडी में एक शासक, एक व्यक्ति उभर के आता है जिसका नाम होता है विजयालय। विजयालय को अपनी जो पुरानी जो इसकी लिगेसी थी उससे बड़ा लगाव होता है, और ये प्रयास करता है, इसके मन में आता है कि हम जो चोलों का जो प्राचीन वैभव था उसको हम वापस लेके आएंगे। ठीक है। और ये बेसिकली अब क्या करता है, 850 एडी में विजयालय दोबारा सत्ता हासिल करता है, और इसीलिए विजयालय को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्लवों का सेकंड फेज का संस्थापक। ये पल्लवों का सामंत था, और यहाँ पर सेकंड फेज का संस्थापक है विजयालय। ठीक है। सामंत के रूप में बेसिकली जब पल्लवों का सामंत था तो ये कहाँ पर शासन कर रहा था, सामंत के रूप में उदययूर में शासन कर रहा होता है, जो कि चोलों का पुराना गढ़ था। ठीक। ये पिछली क्लास में मैंने बताया है। इसी बीच जो पांड्य राज्य है वो पांड्य राज्य कमजोर हो जाता है, और पड़ोस में ये पांड्य राज्य पर हमला कर देता है, और पांड्य राज्य पर कब्जा करके ये वहां पर अपना जो शासन है वो करना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये पल्लवों का सामंत है। पल्लवों और पांड्यों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे पांड्य कमजोर हो जाते हैं, और पांड्यों इस मौके का फायदा उठाकर विजयालय पांड्यों के ऊपर हमला कर देता है, और पांड्यों के ऊपर हमला करके उनके राज्य पर अधिकार कर लेता है, तंजौर पर अधिकार कर लेता है, और तंजौर से अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित करके वहां पर ये शासन करना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तंजौर पर शासन करना शुरू तो कर देता है, लेकिन साथ ही साथ ये अभी अपने आप को इसने पल्लवों से स्वतंत्र नहीं किया है, तो तंजौर पर शासन भी कर रहा है, प्लस अभी ये पल्लवों का सामंत भी है। और पल्लवों के सामंत के रूप में ये कहाँ पर बैठा हुआ है, उदययूर में बैठा हुआ। तो उदययूर में पल्लवों के सामंत के रूप में, और तंजौर पर ये अधिकार करके ये शासन कर रहा है। तंजौर को जीतने के बाद उसने एक उपाधि ली थी जिसका नाम था तंजय कोंड। क्या? तंजय कोंड। यहाँ पर ये जो साउथ इंडियन राजा हैं इनमें एक ये परंपरा है कि किसी भी जगह को जीतने के बाद वो उस जगह के नाम पर अपने ऊपर एक उपाधि लेते हैं। यहाँ पर तंजय कोंड, तंजय का मतलब यहाँ पर तंजौर से है, और कोंड का मतलब होता है विजेता, यानी कि तंजौर को जीतने वाला तंजय कोंड की ये उपाधि लेता है। ठीक। इसके साथ साथ ये एक उपाधि और लेता है, ये नरकेसरी की उपाधि भी लेता है। तो इसकी पहली उपाधि तंजय कोंड है, इसके अलावा इसकी एक उपाधि नरकेसरी भी है। तंजौर में ये निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तंजौर में निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाता है। निशुंभ सूदनी कौन है? माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का ये मंदिर निशुंभ सूदनी के नाम से ये बनाता है। और इसके बाद क्योंकि ये दो जगह बैठा हुआ है, एक सामंत के रूप में उदययूर में, और तंजौर पर ये आधिपत्य करके शासन कर रहा है, तो अब ये क्या करता है, कुछ समय के बाद ये तंजौर को अपनी राजधानी डिक्लेयर कर देता है। तंजौर को अपनी राजधानी डिक्लेयर कर देता है, और अभी भी पल्लवों के सामंत के रूप में भी ये काम कर रहा है। विजयालय के बाद जो अगला शासक आता है वो आदित्य प्रथम आता है। आदित्य प्रथम बेसिकली 871 में सत्ता संभालता है, और विजयालय ने शासन करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसने पल्लवों की अधीनता से अपने आप को मुक्त नहीं किया था, और वो सामंत के रूप में काम कर रहा था। तो ये मुक्ति का काम जो करता है वो आदित्य प्रथम करता है। ये आदित्य प्रथम पल्लवों से स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। पल्लवों से स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। 850 के आसपास स्वतंत्र चोल राज की स्थापना की, तो वो तंजौर वाला था, अपने आप को पल्लवों की अधीनता से मुक्त नहीं किया, और उदययूर में सामंत के रूप में काम कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज को मैंने क्लियर कर दिया।
और पल्लवों की सामंत वाली जो इसकी जो जो अधीन वाली जो थी, उससे स्वतंत्रता की घोषणा आदित्य प्रथम करता है। ठीक है। और आदित्य प्रथम न केवल पल्लवों से अपना की स्वतंत्रता की घोषणा करता है, बल्कि ये पल्लवों पर आक्रमण भी करता है। और पल्लवों पर आक्रमण करने के बाद ये पल्लव राजा अपराजित वर्मा, पल्लव राजा था अपराजित वर्मा, अपराजित वर्मा की हत्या कर देता है। अपराजित वर्मा की हत्या कर देता है। और पल्लवों की जो राजधानी है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी का नाम था तोंड मंडलम, तोंडी या तोंड मल्लम मल्लम। इस पर वो क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और यहाँ पर तोंड मंडलम पर अधिकार करने के बाद वो अपनी जो उपाधि लेता है वो होता है तोंडै नाडु। तोंडै नाडु की उपाधि लेता है। कौन लेता है? आदित्य प्रथम लेता है तोंडै नाडु की उपाधि। ठीक। ये कावेरी नदी के, तो एक तो ये हो गई, दूसरी क्या हो गई? तोंडै नाडु। ये क्या करता है? कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर बनवाता है। ठीक। और इसके अलावा ये कुछ उपाधियां और लेता है, जैसे ये उपाधि लेता है राज केसरी की। इसके अलावा राज केसरी के अलावा ये कोंदराम या कोदंडराम की उपाधि भी लेता है। तो आदित्य प्रथम की उपाधियां कौन कौन सी हो गई? कोंदराम या कोदंडराम, तोंडै नाडु और राजकेसरी, ये उपाधियां आदित्य प्रथम की हो गई। आपको उपाधियों का ध्यान रखना है। आदित्य प्रथम पल्लवों से अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा करता है। इसके अलावा पल्लव पर आक्रमण भी करता है और पल्लव राजा अपराजित वर्मा की हत्या करके वहां की राजधानी पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला शासक है वो है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम की बात अगर करें तो परांतक प्रथम की भी कई सारी उपाधि है, जिसमें से एक उपाधि उसकी सुंदर चोल है। सुंदर चोल की उपाधि कई सारे चोल चोल शासकों ने ली है। ये कई सारे चोल शासकों की उपाधि है सुंदर चोल। अब विजयालय ने जब पांड्यों के ऊपर आक्रमण किया था तो उसने तंजौर पर अधिकार किया था, पूरे पांड्य राज पर अधिकार नहीं किया था। जबकि जो परांतक है ये पूरे पांडराज को जीत कर अपने राज्य में मिला लेता है। और उपाधि जो धारण करता है वो कौन सी करता है? मदुरई कोंड की उपाधि धारण करता है। परांतक प्रथम ने पूरे पांड्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और जो उपाधि ली वो कौन सी ली? वो मदुरई कोंड की उपाधि ली। और अगर हम लोग देखें तो ये जो परांतक प्रथम है ये दक्षिण भारत में चोल सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक है। चोल सर्वोच्चता या चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज, पांड्य राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसकी जो उपाधियां हैं, उपाधियों की अगर हम लोग बात करें तो इसकी उपाधि एक तो मदुरई कोंड हो गई, दूसरी उपाधि इसकी सुंदर चोल की हो गई, और तीसरी इसकी उपाधि है वो है संग्राम राघव की। संग्राम राघव की। मदुरई कोंड के अलावा ये अपने आप को मधुरांतक भी बोलता था। मधुरांतक। ठीक है। तो इसकी उपाधियां मदुरई कोंड, सुंदर चोल, संग्राम राघव, मधुरांतक, ये इसकी उपाधियां हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है बेसिकली संग्राम राघव की उपाधि क्यों लेता है? तो ये जो है ये सिंघल राजा यानी कि श्रीलंका के राजा के ऊपर आक्रमण करता है और सिंघल श्रीलंका के राजा को पराजित करता है और उसके बाद संग्राम राघव की उपाधि लेता है। परांतक जो है वो राष्ट्रकूटों के साथ भी युद्ध करता है। परांतक जो है वो राष्ट्रकूटों के साथ भी युद्ध करता है। और राष्ट्रकूट दो राजा होते हैं, एक राजा होता है कृष्ण द्वितीय और उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है कृष्ण तृतीय। तो ये कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय दोनों के साथ युद्ध करता है। कृष्ण द्वितीय इस पर आक्रमण करता है और एक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर देता है। और कृष्ण द्वितीय को पराजित करने के बाद ये एक उपाधि लेता है जिसका नाम होता है वीर चोल। ये कब ली? ये इसने ली कृष्ण दो को हराने के बाद। ये उपाधियां एक जगह आप लोग नोट कर लें। ठीक है। कृष्ण दो को हराने के बाद इसने वीर चोल की उपाधि ली।
कृष्ण दो को हराने के बाद ये वीरचोल की उपाधि तो ले लेता है, लेकिन बाद में कृष्ण दो के बाद जो अगला शासक बनता है वो कृष्ण तीन बनता है। और कृष्ण तीन 949 में, 949 एडी में परांतक प्रथम पर हमला करता है। ये परांतक जो प्रथम है ये पराजित हो जाता है। तो परांतक प्रथम को किसने पराजित किया? परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने पराजित किया, और चोल राज्य का कुछ भाग कृष्ण तृतीय के अधिकार में चला जाता है। ठीक। परांतक प्रथम से संबंधित एक अभिलेख है जो बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जिसके बारे में हम लोग कुछ देर में बात करेंगे। परांतक प्रथम का जो अभिलेख है उसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो एक अभिलेख है उसका नाम क्या है? उत्तर मेरूर अभिलेख। बेसिकली ये जो उत्तर मेरूर अभिलेख है ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से संबंधित है, यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि स्थानीय स्वशासन के लिए जो इलेक्शंस होंगे, जो चयन होगा, जो निर्वाचन होंगे, उसमें जो लोग यहाँ की सब जो ये जो समितियां हैं, अभी हम लोग देखेंगे, जो सभा होगी उसके लिए जो लोग चुने जाएंगे 30 लोग, उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये बात इस उत्तर मेरूर अभिलेख में लिखी गई है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किससे? चोल राजा से संबंधित है, परांतक प्रथम से संबंधित है। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड ये है। ठीक। परांतक प्रथम का एक समकालीन व्यक्ति भी था जिसका नाम था वेंकट माधव। इसका समकालीन था, इसका नाम था वेंकट माधव, इसका समकालीन था। और वेंकट माधव ने क्या किया था? वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर टीका लिखी थी। ऋग्वेद पर टीका लिखी थी। किसका समकालीन था वेंकट माधव? परांतक प्रथम का। क्या काम किया था? ये इसने ऋग्वेद पर टीका लिखी थी। एक बार परांतक प्रथम की उपाधियों को अगर हम लोग देख लें तो परांतक प्रथम की जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो परांतक प्रथम की एक उपाधि है हमारे पास जिसका नाम है मदुरई कोंड। परांतक प्रथम की एक उपाधि है जिसका नाम है संग्राम राघव, जो सिंघल राजा को हराने पर उसने ली थी। परांतक प्रथम की एक उपाधि है वीर चोल, जो उसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराने के बाद ली थी। जब उसने पांडराज को जीतकर अपने में मिला लिया तो उसने मदुरई कोंड के साथ साथ मधुरांतक की उपाधि भी ली। इसके अलावा उसकी उपाधि सुंदर चोल भी है। तो ये उसकी उपाधियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। परांतक के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है उत्तम चोल। ठीक है, अगला राजा कौन बनता है? उत्तम चोल। उत्तम चोल की उपाधि भी सुंदर चोल थी। और उत्तम चोल पहला चोल शासक था। पहला चोल शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। तो पहला चोल शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए वो कौन था? वो उत्तम चोल था। उत्तम चोल के बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बनता है राज राजा महान। ठीक है, राज राजा महान। राज राजा महान का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम था, वो नाम था अरुमोली वर्मन। अरुमोली वर्मन, ध्यान रखिएगा। अरुमोली वर्मन इसका वास्तविक नाम था। इसकी जो उपाधियां थी अगर हम लोग देखें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी एक उपाधि है यहाँ पर जिसका नाम है राज केसरी अरुमोली, मुम्मदी चोल, रविकुल माणिक्य और चोल मार्तंड। ये इसकी इम्पोर्टेंट उपाधियां हैं। अभी हम लोग कुछ और उपाधियों को देखेंगे। ये चोल वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक है। सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक राज राजा महान यानी कि अरुमोली जो वर्मन है वो साबित होता है। और यहाँ से इसके आने के बाद से चोलों की बर्बरता का युग शुरू होता है। यहाँ से चोल बर्बर हो जाते हैं और ये युद्ध में अब किसी को नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो बच्चे हों, बच्चों को भी मारते हैं, बूढ़ों को भी मारते हैं, महिलाओं को भी मारते हैं, और पुरुषों को तो मारते ही मारते हैं। जहां पर भी हमला करते हैं वहां पर बिल्कुल शमशान बना देते हैं। बच्चा, बूढ़ा, औरत, ठीक है, पुरुष, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं, सबको मार देते हैं।
ठीक। और ये लगभग वही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है जो परांतक प्रथम ने फॉलो की थी। ठीक। 985 एडी में ये गद्दी पर बैठता है, 985 एडी में ये गद्दी पर बैठता है। ठीक। शासन के पहले 8 साल तक जो राज राजा महान है वो शांत रहता है, और 9वें साल से ये युद्ध करना शुरू करता है। और राज राजा महान से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है तंजौर अभिलेख। तंजौर अभिलेख, जिसमें राज राजा महान के युद्धों का वर्णन है। राज राजा महान के युद्धों का वर्णन है तंजौर अभिलेख में। और ये जारी भी किसने किया था? ये खुद राज राजा महान ने जारी किया था। ठीक। अब यहाँ आगे अगर देखा जाए तो राज राजा महान जो है वो कई जगहों पर हमला करता है। जैसे ये पहले केरल पर हमला करता है, केरल पर हमला करता है। केरल पर जो शासन होता है वो चेरों का होता है, ये उनको पराजित करता है और उपाधि लेता है केरलांतक की। केरलांतक की उपाधि लेता है। उसके बाद पांड्य राजाओं पर हमला करता है, पांड्यों को हराता है, और पांड्यों को हराने के बाद ये जय गोंड की उपाधि लेता है। जय गोंड या जय कोंड की उपाधि लेता है। उसके बाद ये श्रीलंका पर हमला करता है। श्रीलंका पर हमला करता है तो वहां का जो राजा होता है उसका नाम होता है महेंद्र द फिफ्थ। महेंद्र पंचम वहां का राजा होता है, इसको हराता है। और यहाँ पर इसको हराने के बाद ये जो उपाधि लेता है वो लेता है सिंगलांतक की उपाधि इसकी भी मिलती है। ठीक है। श्रीलंका सिंघल को हराता है, और जो उत्तरी श्रीलंका है, जो नॉर्थ श्रीलंका है, नॉर्थ श्रीलंका को जीत लेता है। नॉर्थ श्रीलंका को जीत लेता है। नॉर्थ श्रीलंका की जो राजधानी थी वो राजधानी का नाम था मामुंडी चोल मंडलम। सॉरी, नॉर्थ श्रीलंका को अपना प्रांत बनाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। नॉर्थ श्रीलंका इसको अपना एक प्रांत बनाता है और इसका नाम क्या रखता है? इसका नाम रखता है मामुंडी चोल मंडलम। मामुंडी चोलमंडलम। यहाँ की जो राजधानी होती है वो राजधानी होती है पोलोनरूव। पोलोनरूव यहाँ की राजधानी होती है। इसका नाम बदल देता है, और पोलोनरूव से नाम बदल के इसका रखता है जननाथ मंगलम। जननाथ मंगलम, ये इसका नया नाम रख देता है। समराइज कर देता हूँ। केरल पर हमला करके वहां को जीतता है, नाम अपनी उपाधि लेता है केरलांतक। पांड्यों पर हमला करके उनको हराता है, उपाधि लेता है जयकोंड या जयगोंड। श्रीलंका पर हमला करके वहां के तत्कालीन राजा महेंद्र पंचम को हराता है। उत्तरी श्रीलंका को जीत लेता है। उत्तरी श्रीलंका को अपना एक प्रांत बनाता है जिसका नाम रखता है मामुंडी चोलमंडलम। यहाँ की राजधानी जो पोलनरूव होती है उसका नाम बदल कर ये रख देता है जननाथ मंडलम। क्या रख देता है? जननाथ मंडलम। इनका चालुक्यों के साथ भी इसका संघर्ष चला करता है। किसके साथ? चालुक्यों के साथ भी इसका संघर्ष चला करता है, क्योंकि जब ये अपना इलाका एक्सपैंड करता है तो इसके इलाके के एक्सपैंड करने के बाद ये तुंगभद्रा नदी के तट तक इसका इलाका पहुंच जाता है। और तुंगभद्रा के दूसरी तरफ चालुक्यों का शासन होता है, तो दोनों की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं लगभग टच होने लगती है, और यहाँ से इन दोनों के बीच का जो क्लैश है चालुक्यों के साथ का वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ये अब क्या करता है? चालुक्यों के साथ जब इसका क्लैश शुरू हो जाता है तो जो राज राजा महान है ये चालुक्यों पर हमला कर देता है। ठीक है, चालुक्यों पर हमला कर देता है। ठीक। वेंगी पर अधिकार करने के लिए, जो इनकी राजधानी होती है। ठीक है, वेंगी पर हमला कर देता है, वेंगी पर अधिकार करने के लिए हमला कर देता है। और वेंगी पर हमला करने के बाद यहाँ पर इसको जीत लेता है। यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि इस समय जो शासक है वो राजा महान है, लेकिन वेंगी पर जो हमला हुआ उसमें जो सेना गई, सेना का जो नेतृत्व कर रहा है, सेना का नेतृत्व कर रहा है राजेंद्र प्रथम। कौन सा राजेंद्र प्रथम? ये वाला राजेंद्र प्रथम सेना का नेतृत्व कर रहा है। ठीक। यहाँ से वेंगी को जीतने के बाद यहाँ से संपत्ति लूट कर लाते हैं। संपत्ति लूटी, और इस लूटी हुई संपत्ति से एक मंदिर बनाते हैं। ये मंदिर कहाँ बनाते हैं? ये मंदिर बनाते हैं कहाँ पर? तंजौर में।
और इस मंदिर का नाम क्या होता है? इस मंदिर का नाम होता है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर बनाते हैं। इसी बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, तो बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, ये किसने बनवाया था? राज राजा महान ने बनवाया था। तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर नाम का एक मंदिर और अभी कुछ देर में हम लोगों को मिलेगा, जो बनेगा गंगई कोंड चोलपुरम में। तो दो बृहदेश्वर मंदिर हैं। तंजौर वाला राज राजा महान बनाएगा, और दूसरा वाला अभी हम लोग देखेंगे कि कौन बनाएगा। ये दूसरी चीज क्या करता है, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। पुलंदरूव का नाम बदल के उसने क्या कर दिया था? जननाथ मंडलम कर दिया था, वो भी हम लोगों ने देखा। ये कलिंग को भी जीतता है, ये मालदीव को भी जीतता है। ठीक है, मालदीव का जो नाम था उस समय, वो बेसिकली शांति मंतियु था। उस समय उसको मालदीव नहीं बोलते थे, बल्कि शांति टीयू बोलते थे। ठीक, तो मालदीव आ जाए या शांति मंतीयु आ जाए, एक ही बात है। मालदीव का पुराना नाम शांति मंतीयु था। चेरों का नाविक बेड़ा नष्ट करता है, स्थानीय सुशासन को बढ़ावा देता है, और यहाँ पर चूड़ामणि विहार के निर्माण में भी यह सहयोग देता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मालदीव था, ये उस समय इसको 12,000 द्वीपों का समूह भी कहा जाता है। 12,000 द्वीपों का समूह भी कहा जाता है। ठीक, कुछ और चीजें इसके बारे में हम लोगों को देखनी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। अक्सर जो सवाल है वो इसी से आता है। इसकी जो उपाधियां हैं, हम लोग यहाँ पर तुम लोगों ने उपाधि देखी ही देखी। इसकी जो दूसरी उपाधियां हैं वो कौन कौन सी हैं अन्य उपाधियों में? तो अन्य उपाधि में हम लोगों ने देखा कि इसकी उपाधि किरलांतक है। इसकी एक उपाधि जयकोंड या जयगोंड है। जयगोंड के अलावा इसकी उपाधियां और कौन कौन सी है? राज मालतंड। मालतंड होता है दोपहर का सूर्य। ठीक, तो राज मालतंड, चोल मालतंड, यानी कि दोपहर के सूर्य के समान तेजवान जो चोल राजा है, वो चोल मालतंड कौन है? राज राजा महान। इसके अलावा इसको एक उपाधि है क्षत्रिय, शिखामणि, रविकुल माणिक्य, रविकुल माणिक्य। ठीक, उलक नालदा पेरुमल, उलक नालदा पेरुमल। उलट नालदा पेरुमल का मतलब होता है वह जिसने पृथ्वी को नापा हो, उसको उलक नालदा पेरुमल कहा जाता था, और ये अब उसकी उपाधि हो जाती है। ठीक, राज राजा महान हमारा पहला ऐसा चोल शासक था जिसने विशाल नौसेना का गठन किया। विशाल नौसेना का गठन किया। इसने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि में लेख लिखवाए। नागरी लिपि में लेख लिखवाए। विष्णु मंदिर भी स्थापित किया, विष्णु मंदिर ही बनवाया। और चूड़ामणि विहार के निर्माण में ये सहयोग देता है। कब देता है? 1006 एडी में चूड़ामणि विहार के निर्माण में ये सहयोग देता है। इसने हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ भी करवाया था। हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ भी करवाया था। और 1015 में इसने चीन में अपने दूत भेजे थे। चीनियों के साथ व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करने के लिए इसने 1015 में चीन में दूतों को भी भेजा था। राजराजा महान के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम भी उतना ही महान है जितना राजराजा महान है, और इसीलिए राजेंद्र प्रथम को बोला जाता है महान पिता का महान पुत्र। महान पिता का महान पुत्र राजेंद्र प्रथम को बोला जाता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि चोलों में ये परंपरा थी कि वो अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे कि हमारे बाद ये गद्दी पर बैठेगा, और उसके बाद उसको अपने साथ रखकर उसको ट्रेन करते थे, उसको ट्रेनिंग देते थे, उसको युद्धों में अपने साथ रखते थे, उसको दरबार में अपने साथ बैठाते थे, जिससे कि वो अपने समय में ही उसको ट्रेनिंग देके एक योग्य शासक बना सकें। तो राजेंद्र प्रथम को राजराजा महान ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और अपने साथ युद्धों वगैरह में उसको रखता था। ठीक, ये जो है ये बेसिकली
1015 में गद्दी पर बैठता है, कहीं कहीं 1014 भी लिखा मिलता है, तो 1014 1015 में ये गद्दी पर बैठता है। राजराजा महान ने चोर और पांड्यों पर हमला किया था, लेकिन जो चेर और जो पांड्य थे वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाए थे, और बीच बीच में वो परेशान करते थे, परेशानी क्रिएट करते थे, विद्रोह करते थे, हमला करते थे, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने इन चेर और पांड्यों को पूरी तरीके से सबॉर्डिनेट कर दिया, पूरी तरीके से दबा दिया। तो इसने क्या किया, चेर और पांड्य को पूरी तरह दबाया। किसने दबाया, राजेंद्र प्रथम ने। वहीं इसको जब पता चलता है कि जो श्रीलंका का राजा है वो चेरों के द्वारा किए गए विद्रोह को, चेरों के द्वारा इसके लिए खड़ी की जा रही परेशानियों में सपोर्ट कर रहा है, तो इसने क्या किया, इसने लंका, जिसको उस समय क्या बोलते थे, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, और पूरे श्रीलंका को जीत लेता है, पूरे श्रीलंका को जीत लेता है। इसके पिता ने केवल उत्तरी श्रीलंका को जीता था और उत्तरी श्रीलंका को अपने प्रांत उसमें शामिल कर लिया था। और राजेंद्र प्रथम अब पूरे श्रीलंका को जीत लेता, लेकिन यह ध्यान रखनी है कि पूरे श्रीलंका को जीत तो लेता है लेकिन अपने राज्य में नहीं मिलाता। अभी अभी इसने अपने राज्य में नहीं मिलाया। ठीक, इसके बाद ये चालुक्यों पर हमला करता है। तुंगभद्रा नदी को क्रॉस कर कर, किसको क्रॉस कर कर, तुंगभद्रा नदी को क्रॉस कर कर चालुक्यों पर हमला करता है और चालुक्यों को पराजित कर देता है, और इनके इलाके पर क्या कर लेता है, इनके इलाके पर अधिकार कर लेता है। ठीक, इसके बाद ये एक उत्तर की तरफ अभियान भेजता है, जिसका नाम होता है गंगा अभियान। गंगा अभियान, गंगा अभियान किसने भेजा, राजेंद्र प्रथम ने गंगा अभियान भेजा। गंगा अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये गंगा से जल को लेके आना था और उस गंगा के जल को यहाँ पर एक तालाब में भरना था। ठीक है, अब ये जब गंगा की तरफ जाते हैं तो केवल गंगा जल लेने नहीं जाते, बल्कि इनके रास्ते में जो भी राज्य आता है उस राज्य पर हमला करके उस राज्य को जीतते हुए चले जाते हैं। और इस जो विजय है, ये जो विजय है गंगा अभियान के दौरान, इसको ये नाम क्या देते हैं, इसको देते हैं गंगा विजय। क्या अभियान का नाम देते हैं, गंगा विजय। और इस अभियान में ये बेसिकली बंगाल तक पहुंच जाते हैं और बंगाल तक पहुंच के उस पूरे इलाके को ये जीत लेते हैं, बंगाल तक के एरिया को जीता। और इसके बाद जो उपाधि लेता है कौन, राजेंद्र प्रथम जो उपाधि लेता है वो लेता है गंगई कोंड की। गंगई कोंड, गंगई से गंगा और कोंड मतलब विजेता, गंगई कोंड की उपाधि लेता है। और गंगई कोंड की उपाधि लेने के बाद एक नगर बसाता है, एक नगर बसाया। और इस नगर का नाम क्या होता है, इस नगर का नाम होता है गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की ये स्थापना करता है और इसी गंगई कोंड चोलपुरम को ये अपनी नई राजधानी बनाता है। यहाँ पर एक तालाब खुदवाता है, ये तालाब खुदवाता है और तालाब का नाम रखता है चोल गंगम। चोल गंगम लाता है, नाम रखता है। उस चोल गंगम में जो गंगा से लाया हुआ पानी है वो यहाँ पर ये डाल देता है, तो इसमें वही पानी डाला जाता है जो ये गंगा से लेकर आया था। इसका गंगा अभियान, यहाँ पर ये ध्यान रखनी है बात कि जो गंगा अभियान है वो है तो राजेंद्र प्रथम का, लेकिन इस गंगा अभियान का जो नेतृत्व है ये नेतृत्व राजेंद्र प्रथम नहीं करता है। ये जो नेतृत्व है ये इसका पुत्र करता है। नेतृत्व कौन करता है, इसका पुत्र, जिसका नाम होता है विक्रम चोर। नेतृत्व किसने किया, विक्रम चोल ने किया। और इस गंगा अभियान के दौरान जो मुख्य शासक हराए गए, इस गंगा अभियान के दौरान जो मुख्य शासक हराए थे वो कौन कौन से थे, वो एक था महिपाल प्रथम, जो किस वंश का था, पाल वंश का था। और हराया था गोविंद चंद्र को, गोविंद चंद्र को, जो कि बंगाल का शासक था। तो ये मुख्य दो शासक थे, और भी लोग कराए लेकिन ये दो मुख्य हैं।
पाल वंश का महिपाल वन उसको हराया और बंगाल का शासक गोविंद चंद्र को हराया। अभियान राजेंद्र प्रथम का था, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? विक्रम चोल ने किया था। ठीक, जो राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, इसके अलावा ये, मैं इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा ये बेसिकली कुछ और इलाकों पर, जैसे अगर हम लोग देखें तो जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इंडोनेशिया के आसपास के जो आइलैंड हैं, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, इन सबको उस समय कहा जाता था श्री विजय। इन सबको श्री विजय कहा जाता था। इन पर वो आक्रमण करता है, इन पर आक्रमण किया, श्रीविजय आइलैंड पर आक्रमण किया। श्रीविजय के अलावा इसको कटाह भी कहा जाता था, तो श्रीविजय या कटाह कहा जाता था, काटाह कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ पर 1023 में आक्रमण करता है और यहाँ को भी क्या देता है? जीत लिया। इनको भी वो जीत लेता है। और इनको जीतने के बाद जब वो वापस लौट रहा होता है, वापस लौटते समय वो अंडमान निकोबार पर भी अधिकार कर लेता है। अंडमान निकोबार पर भी अधिकार कर लेता है। अंडमान निकोबार का जो नाम होता है उस समय, वो माणक्कवारम होता है। माणक्कवारम तमिल नाम है, माणक्कवारम। यहाँ पर ये नाम अंडमान निकोबार का होता है, जीत लेता है। इसके अलावा ये म्यांमार भी जीत लेता है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा ये इलाका है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर जावा सुमात्रा वगैरह है, और ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर तो चोल है ही पूरा, ये फैले हुए, यहाँ से पूरा बंगाल तक फैल गए हैं, म्यांमार फैल गए हैं, ये सब भी कब्जा कर लिया, ये भी कब्जा कर लिया है। तो बे ऑफ बंगाल के तीनों तरफ कौन हो गया? एक तरीके से तीनों तरफ हमारे पास कौन हो गए? चोल हो गए। तो इसलिए कहा जाता है कि इसने क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने इस बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। किसने परिवर्तित कर दिया? चोल झील में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इसको तीनों तरफ से कौन घेर के बैठा हुआ है? इसको तीनों तरफ से चोल ही घेर के बैठे हैं। सभी इलाकों को इन्होंने जीत लिया। ठीक, सभी इलाकों को इन्होंने जीत लिया और बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चालुक्य जो है, अभी इसने चालुक्यों को पराजित तो किया, लेकिन चालुक्य अभी हैं। ठीक, और यहाँ पर चालुक्यों में एक बहुत शक्तिशाली राजा का उदय होता है, जिसका नाम होता है सोमेश्वर। इसका नाम होता है सोमेश्वर। अब ये सोमेश्वर क्या करता है? सोमेश्वर हमला करता है, और हमला करने के बाद सोमेश्वर भी हार जाता है। कौन हार गया? सोमेश्वर भी हार जाता है। ठीक, दूसरी चीज, जो राजेंद्र प्रथम है, ये राजेंद्र प्रथम एक बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था, और ये साहित्य का संरक्षक भी था। और अपनी इस विद्वता की वजह से राजेंद्र वत प्रथम को पंडित चोल भी कहा जाता है। ठीक, इसने क्या किया था? इसने एक वैदिक विद्यालय भी बनवाया था। वैदिक विद्यालय भी बनाया था, जिसमें वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। इसने एक मंदिर बनवाया। कहाँ पर बनवाया? इसने एक मंदिर बनवाया गंगई कोंड चोलपुरम में। गंगई कोंड चोलपुरम में एक मंदिर बनवाया, जिस मंदिर का नाम था बृहदेश्वर मंदिर। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो दो हैं। एक मंदिर है तंजौर में, और दूसरा मंदिर है गंगई कोंड चोलपुरम में। तंजौर वाला किसने बनवाया? राज राजा महान ने बनवाया। और ये किसने बनवाया? ये बनवाया राजेंद्र प्रथम ने। और इसी जो तंजौर वाला है बृहदेश्वर मंदिर, इसी मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक, और गंगई कोंड चोलपुरम वाला किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा। इसने सिंचाई के लिए एक तालाब भी बनवाया था, जो 26 किलोमीटर लंबा था। 26 किलोमीटर लंबा था। ठीक,
अब यहाँ पर इसकी जो उपाधियां हैं वो देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसकी उपाधियां, किसकी उपाधियां? राजेंद्र प्रथम की उपाधियां। कुछ हम लोगों ने देख ली, कुछ और देख लेते हैं। तो इसकी एक उपाधि है पंडित चोल, जो हम लोगों ने अभी देखी विद्वता की वजह से। इसकी एक उपाधि वीर राजेंद्र है, इसकी वीरता की वजह से इसके नाम के आगे वीर राजेंद्र लगा दिया कि तो वीर राजेंद्र इसकी उपाधि है। श्रीलंका को जीता तो इसलिए इसको सिंगलांतक कहा गया, ठीक, या सिंगलांतक कहा गया। सिंघल था ना, सिंगलांतक। गंगा अभियान में विजय की वजह से इसको गंगई कोंड या गंगा कोंड की उपाधि ली, ठीक। इसने उपाधि ली मुदी कोंड की या मुडी गुंड चोल की उपाधि ली। मुडी को मुदी कोंड या मुडी गुंड चोल। उत्तम चोल की उपाधि भी इसने ली थी। उत्तम चोल का एक राजा भी था, राजराजा महान के पहले, जिसकी उपाधि सुंदर चोल थी, और इसने उत्तम चोल की उपाधि भी ली थी। इसी ने कंदार कोंड, कंदार कोंड की उपाधि ली। और कटाहधिपति, कटाहधिपति की उपाधि ली। क्यों? क्योंकि इसने कटाह को जीता। कटाह क्या था? कटाह दूसरा नाम था किसका? श्री विजय का। और श्री विजय क्या था? श्री विजय था द्वीप समूह एक था, जिसमें क्या क्या शामिल थे? जावा, सुमात्रा, बाली यानी कि इंडोनेशिया, और उसके आसपास के जितने भी आइलैंड थे वो इसमें शामिल थे। तो ये राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम के बाद अगला जो आता है वो है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम राजेंद्र प्रथम का पुत्र है। और ये बेसिकली जो शासक बनता है, राजेंद्र प्रथम जो था वो 1044 तक शासक रहता है। और 1044 के बाद राजाधिराज शासक बनता है, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने 1018 में ही राजाधिराज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उत्तराधिकारी 1018 में ही इसको घोषित कर दिया था, शुरुआत में ही। राजाधिराज ने क्या किया था? राजाधिराज ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जो प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ का अंतिम उदाहरण है। इसने चालुक्य शासक जो हम लोगों ने देखा था, जिसको राजेंद्र प्रथम ने भी पराजित किया था, उसको राजाधिराज प्रथम ने भी पराजित किया। और उसको पराजित करके इसने विजय राजेंद्र और वीराभिषेक की उपाधि धारण की है, ठीक। ये उसकी राजधानी को लूटता भी है। और सोमेश्वर के साथ इसके टोटल जो युद्ध होते हैं, इसके बाद दो और युद्ध होते हैं, और इन दोनों युद्धों में वो सोमेश्वर को पराजित करता है। सोमेश्वर को पराजित किया। इसके बाद जो चौथा युद्ध होता है, जो सोमेश्वर के साथ चौथा युद्ध होता है, उसका नाम होता है कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध, कोप्पम का युद्ध। ये कोप्पम का युद्ध होता है 1052 में। और इस युद्ध में जो सोमेश्वर है वो राजाधिराज को हरा देता है। यानी कि सोमेश्वर लगातार हार रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, युद्ध हारता है, हिम्मत नहीं हारता। और अल्टीमेटली 1052 में कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर राजाधिराज को हरा देता है। यानी कि इससे हमें क्या फर्क पता चलता है कि जो कोशिश करते रहते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन वो जो चाहते हैं उसको वो पा ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोमेश्वर जो है उसको पराजित कर देता है। तो राजाधिराज को हरा देता है, राजाधिराज की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राजाधिराज की मौत होने के बाद इसी युद्ध के दौरान, युद्ध के बीच में ही सेना का मनोबल ना गिरे, तो राजाधिराज का छोटा भाई जिसका नाम होता है राजेंद्र द्वितीय, वो युद्ध के बीच में ही अपना राज्याभिषेक करवाता है युद्ध के बीच में ही, और युद्ध को जारी रखता है। और इस जारी युद्ध में अल्टीमेटली वो सोमेश्वर को पराजित कर देता है। सोमेश्वर को पराजित कर देता है। तो ये हौसला है जहां पर वो दोबारा से मतलब हिम्मत नहीं हारता।
सोमेश्वर की भी कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको दिखेगी कि वो लगातार हारने के बावजूद भी लगा है, दुश्मन को मारा। और यहाँ पर जो चोल हैं, चोलों में भी आपको एक हौसला देखने को मिलेगा कि उसने इसने भयानक युद्ध में जहां पर उसके बड़े भाई की मौत हो जाती है, हार सुनिश्चित थी, उसके बावजूद भी वो अपने सेना का मनोबल नहीं गिरने देता, अपना मनोबल नहीं गिरने देता, राज्याभिषेक करवाता है, सेना की कमान संभालता है और अपना युद्ध जारी रखता है और सोमेश्वर को पराजित अल्टीमेटली कर देता है। अब राजेंद्र द्वितीय सोमेश्वर को पराजित करने के बाद मूव करता है नॉर्थ की तरफ और पहुंच जाता है महाराष्ट्र तक। कहाँ तक पहुंच जाता है? महाराष्ट्र की तरफ पहुंच जाता है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विजय स्तंभ लगवाता है अपनी जीत के उपलक्ष्य में। कहाँ पर लगवाया? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विजय स्तंभ लगवाता है। कौन? विजय द्वितीय, सॉरी राजेंद्र द्वितीय विजय स्तंभ लगवाता है। और इसके समय भी चालुक्यों और सिंगल के साथ संघर्ष जारी रहता है, सोमेश्वर अभी भी हार नहीं मान रहा। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वीर राजेंद्र बनता है। और यहाँ पर भी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा और लगातार हमला करता है। और यहाँ पर ये क्या करता है, चालुक्य नरेश वीर राजेंद्र प्रथम के साथ युद्ध करता है और ये वीर राजेंद्र प्रथम भी अब फिर से सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर देता है। अब यहाँ पर सोमेश्वर प्रथम अपनी हिम्मत को हार जाता है, अपमानित महसूस करता है। और अपमानित महसूस करने के बाद ये क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो सोमेश्वर प्रथम आत्महत्या कर लेता है। कैसे? ये कूद जाता है तुंगभद्रा नदी में, तुंगभद्रा नदी में कूदकर ये आत्महत्या कर लेता है। वीर राजेंद्र प्रथम अब यहाँ पर अल्टीमेटली सोमेश्वर समाप्त हो गया, सोमेश्वर को पराजित कर दिया, उसने आत्महत्या कर दी। और आत्महत्या करके ये एक तरीके से एक समस्या खत्म हो गई। और इसके विजय में ये उपाधि धारण करता, उसका नाम होता है आइब भल्ल कुल्लकाल। आइब भल्ल कुल्लकाल की उपाधि धारण कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट उपाधि है, ध्यान रखिएगा, वीर राजेंद्र प्रथम की इंपॉर्टेंट उपाधि है। ठीक। इसके काल में बुद्ध भित्त ने वीर सोवियम नामक तमिल ग्रंथ की रचना की। किसने? बुद्ध भित्त ने कौन से ग्रंथ की? वीर सोवियम नामक तमिल ग्रंथ की रचना की। वीर राजेंद्र प्रथम के बाद अधिराजेंद्र राजा बनता है, लेकिन विद्रोही उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शासक है वो है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम की अगर बात करें तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय जो श्रीलंका का राजा है वो विद्रोह करता है। श्रीलंका का राजा विद्रोह करता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और ये भी बहस नहीं करता और कहता ठीक है, ये उसको मान्यता दे देता है। और मान्यता देने के बाद मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित करता है। कौन? कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक। ये नहीं कि उसके ऊपर जाके उसको दोबारा से शामिल करने की कोशिश करे, परिस्थिति को समझता है, स्वतंत्र घोषित जो उसने अपने आप को कर दिया उसको मान्यता देता है और मित्रतापूर्ण संबंध उसके साथ स्थापित करता है। इसने 1077 में 72 व्यापारियों के एक समूह को चीन भेजा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 72 व्यापारियों के समूह को एक चीन भेजा था। इसने सभी करों को हटा दिया था, जितने भी कर उसके ऊपर लगते थे, व्यापार में बाधक बनने वाले सभी करों को, यहाँ तक कि सीमा शुल्क को भी इसने हटा दिया था। और इस करों को हटाने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम होता है शुंगत विर्त। शुंगत विर्त की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है करों को हटाने वाला। ठीक। शुंगत विर्त की उपाधि। इसने भूमि की पैमाइश भी करवाई, भूमि की पैमाइश करवाता है। यहाँ पर जो वैष्णव संत हैं रामानुज, रामानुज जो हैं इसी के राज्य के निवासी थे। और यहाँ पर रामानुज जो थे वो वैष्णव थे और जो चोल थे वो क्या थे? वो शैव थे। तो ये जो कुलोत्तुंग है, ये कुलोत्तुंग बार बार रामानुज को क्या करता है? प्रताड़ित करता है। तो इसकी प्रताड़ना से परेशान होकर जो रामानुज है ये कहाँ चले जाते हैं? परेशान होकर ये चले जाते हैं मैसूर, राज्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लैश हो रहा है। वो शैव है और ये वैष्णव है और वो इनको क्या कर रहा है? प्रताड़ित कर रहा है। और उस प्रताड़ना से परेशान होकर अल्टीमेट जो रामानुज है वो यहाँ से छोड़कर मैसूर चले जाते हैं।
कुलोत्तुंग के बाद अगला शासक बनता है कुलोत्तुंग द्वितीय, जिसको अंतिम महान शासक माना जाता है। और कुलोत्तुंग द्वितीय के समय, और कुलोत्तुंग के, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, कुलोत्तुंग द्वितीय आता है, ये अंतिम महान शासक है। देखिए, अंतिम शासक और अंतिम महान में अंतर होता है, तो ये अंतिम महान शासक है कुलोत्तुंग द्वितीय। और ये कुलोत्तुंग द्वितीय बेसिकली इसके समय में अकाल पड़ा था, और अकाल में इसने अपने जो खजाने हैं, जो अन्नागार है, ये जनता के लिए खोल दिए। जनता के लिए खोल दिए थे। ठीक, जनता के लिए खोल दिए थे। जो कंबन है, कंबन जो थे, कंबन को इसने एक संरक्षण दिया। और ये कंबन कौन है? कंबन वही है इन्होंने कंबन या कंब रामायण लिखी थी। कंबन या कंब रामायण लिखी थी। और इन्हीं कंबन ने एक और ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था रामावतार। क्या था? रामावतार। इसके बाद जो अगला शासक आता है 21वां, वो राजेंद्र तृतीय होता है, जो चोल वंश का अंतिम शासक है। इसके राज्य में बेसिकली क्या है, पांड्य राजा इसके ऊपर हमला करता है और इसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है, और इस प्रकार से चोल साम्राज्य का हो जाता है अंत। ठीक। तो ये बेसिकली चोल डायनेस्टी का सेकंड फेज था। अब यहाँ पर हम इनके प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चोल प्रशासन था वो बेसिकली एक केंद्रीकृत प्रशासन था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। साथ ही साथ इसमें सेंट्रलाइज्ड होने के साथ साथ ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्वशासन को भी बढ़ावा देता था। गांवों में स्वशासन को बढ़ावा देता था। और इसका जो प्रमाण है, वो प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? ये प्रमाण हमको मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से। और ये जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, ये किसका है? ये परांतक प्रथम का है। किसका है? परांतक प्रथम का है। ठीक, परांतक प्रथम का है। यानी कि हाईली सेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद भी, हाईली सेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद भी ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। चोल शासक चक्रवर्ती गल जैसी भारी भरकम, ये कॉमन उपाधि थी, भारी भरकम उपाधियां लेते थे। और यहाँ पर मृत राजाओं की प्रतिमाएं पूजी जाती थी। यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये लोग अपनी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर भरोसा करते थे कि जो राजा है वो देवता का प्रतीक है। यहाँ पर वैसे तो लिखा है कि मरने के बाद पूजी जाती थी, लेकिन राजा अब जिंदा रहते भी अपनी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवाते थे, राजा और रानी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि चोल वंश में जो राजा और रानी होते थे, उनकी मूर्तियां जिंदा और मरने दोनों के बाद मंदिरों में स्थापित करवा के उनकी पूजा करवाई जाती थी। ये अपने नाम से मंदिर भी बनवाते थे, जैसे राज राजा महान ने राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था। ये भारी भरकम उपाधि थे, चक्रवर्ती गल, पेरुमाल, पेरुमाल, त्रिलोक सम्राट जैसी भारी भरकम उपाधियां भी धारण करते थे। ये अंगरक्षकों के रूप में, इनके जो अंगरक्षक होते थे वो बेसिकली कौन होती थी? लड़कियां होती थी। लड़कियों को अंगरक्षक के रूप में रखते थे। और ये बेसिकली बात किसने लिखी है? चीनी लेखकों ने अपने लेखों में ये बात लिखी है। राज्य का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? राजा होता था। राजा के नीचे होता था युवराज। युवराज के नीचे हमारे पदाधिकारी आते थे। पदाधिकारी आते थे। पदाधिकारी दो प्रकार के होते थे। एक होते थे पेरुंदरम, और एक होते थे सिरुंदरम। पेरुंदरम सिरुंदरम। पेरुंदरम कैसे होते थे? उच्च श्रेणी के अधिकारी। और सिरुंदरम कैसे होते थे? निम्न श्रेणी के अधिकारी। निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सिरुंदरम कहा जाता था। इसके अलावा एक और कई सारे इनके होते थे, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है वो हम लोग देख लेते थे। एक होता था ककाड़ी। ककाड़ी कौन होता था? ककाड़ी होता था अकाउंटेंट, सॉरी अकाउंटेंट नहीं, ऑडिटर, यानी कि लेखा परीक्षक होता था। इसके अलावा उड़न कुट्टम।
उड़न कुट्टम नाम का अधिकारी होता था, ये राजा का निजी सचिव होता था, पर्सनल सेक्रेटरी होता था उड़न कुट्टम। विलक्कर या वडक्कार, दोनों नाम मिलते हैं, विलक्कर या वडक्कार, ये होते थे राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को विलक्कर या वेडक्कर कहा जाता था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स थी वो क्या क्या होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में सबसे ऊपर होता था साम्राज्य, साम्राज्य में के नीचे होता था प्रांत, प्रांतों को हम मंडलम भी कहते थे। प्रांतों के नीचे होता था हमारा कोट्टम या वलनाडु। प्रांतों की जो संख्या है वो 6 थी, ठीक है, जो बाद में बढ़कर 8-9 हो गई थी। ठीक, उसके बाद कोट्टम या वलनाडु थे। कोट्टम या वलनाडु के बाद होते थे हमारे पास नाडु। नाडु हम आज के जिले की, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे आज के जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही क्या होता था, वैसे ही नाडु होते थे। ठीक, आज के जिलों से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, आज के डिस्ट्रिक्ट से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, आज के जिले। नाडु के नीचे होते थे कुर्रम और तार कुर्रम। कुर्रम या तार कुर्रम बेसिकली गांवों के समूह होते थे। ठीक, वो गांवों के समूह जो छोटे शहरों के अंदर, छोटे शहरों में इन गांवों के समूह को बोला जाता था कुर्रम, और बड़े शहरों में इन गांवों के समूह को बोला जाता था तार कुर्रम। और एक कुर्रम यानी कि गांवों के समूह में कितने गांव होते थे, 50 गांव होते थे। ठीक, 50 गांव होते थे। राजस्व में थोड़ी देर में लौट के आते हैं। और अगर हम लोग आगे देखें यहाँ पर, तो जो प्रादेशिक प्रशासन में समाज जो था वो प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य में शुरुआत में 6 मंडल थे, जो बाद में बढ़कर 8 या 9 मंडल हो गए थे। और मंडल का प्रशासन जो था, ठीक है, यहाँ पर मंडल का प्रशासन करने के लिए किसी राजकुमार की या किसी उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो राजा के वाइस राय के रूप में, राजा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पर काम करता था। जो मंडल था वो कुट्टमों में बटा हुआ था, कुट्टम नादु में विभाजित थे, और नादु जो होते थे वो आधुनिक जिले के समान थे। ग्रामों के समूह को कुर्रम बोलते थे, जो कुर्रम या तार कुर्रम होते थे। ठीक है, तार कुर्रम बोलते थे। और एक कुर्रम में जैसे मैंने बताया कि 50 गांव होते थे। बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस स्थानीय स्वशासन की बात, जैसा मैंने बताया था कि जो स्थानीय स्वशासन है, इसका जो प्रमाण हमको मिलता है वो किससे मिलता है, ये उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है, जो किसका था, ये परांतक प्रथम का था। और इसकी विशेषता चोल शासन के स्थानीय स्वशासन था, ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी, और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। कैसे करते थे, यहाँ पर इसको चलाने के लिए बेसिकली 3 प्रकार की संस्थाएं थी। 3 संस्थाएं थी। ये 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी, इनमें एक होता था नगरम, दूसरा होता था उर, और तीसरी होती थी सभा। जिसमें से उर और सभा जो थी वो गांव के प्रशासन से संबंधित थी, और जो नगरम थी वो व्यापार से संबंधित थी। यह व्यापार का प्रशासन करती थी, यह व्यापार का प्रशासन करती थी। नगरम की अगर बात करें हम लोग, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, नगरम की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो व्यापारिक संस्थाएं थी, ये हर व्यापार के लिए अलग अलग थी। जैसे वो जो वस्त्र व्यापार से संबंधित था, वस्त्र व्यापार से संबंधित जो नगरम था उसको बोलते थे सलिया नगरम, सलिया नगरम। ठीक, वो लोग जो घी या तेल के व्यापार से संबंधित थे, उनके लिए जो नगरम या संस्था थी उसको बोलते थे शक्करपद्दी नगरम, शकरपद्दी नगरम बोलते थे। ठीक है, ऐसे ही जो केवल तेल से संबंधित थे उसको बोलते थे वनीय नगरम।
वनीय नगरम बोलते थे। ठीक। समुद्री व्यापार से संबंधित जो थी, समुद्री व्यापार से संबंधित जो नगरम था उसको बोलते थे पारग नगरम। पारग नगरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नगरम थे। उर की बात करें तो उर बेसिकली सभा मेन होती थी, और सभा की जो कार्य समिति होती थी, सभा की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी, उसको हम लोग उर बोलते थे। हम लोग क्या बोलेंगे, वो लोग बोलते थे। एग्जीक्यूटिव बॉडी को उर बोला जाता था। और इस उर के जो सदस्य होते थे, उर के सदस्यों को बोलते थे वारीय पेरुमक्कल। उर के सदस्यों को वारीय पेरुमक्कल बोला जाता था। यहाँ पर वारीय पेरुमक्कल या उर का सदस्य या कार्य समिति का सदस्य बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस थी। क्वालिफिकेशंस थी। और ये क्वालिफिकेशंस कहाँ देके रखी गई हैं? ये क्वालिफिकेशंस देके रखी गई थी उत्तर मेरूर अभिलेख में। और जो इन क्वालिफिकेशंस को फॉलो करता था, जो इन क्वालिफिकेशन को धारण करता था, वही वहां पर ये जो है सदस्य बन जाता था। जैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या थी कि किसी गांव के उर का सदस्य अगर बनना है तो जरूरी है कि वो व्यक्ति उसी गांव का निवासी हो, उसकी जो उम्र है वो 35 से 70 वर्ष के बीच में हो, वो उच्च कुल का होना चाहिए, उस गांव में उसका अपना खुद का मकान हो जो उसकी खुद की जमीन पर बना होना चाहिए, उसके पास कम से कम 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ या 1/4 वेल, ये वहां की भूमि मापन की इकाई थी, वेली। 1.5 एकड़ या 1/4 वेली जमीन होनी चाहिए। वो अपराधी नहीं होना चाहिए, वो चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, वो घोटालेबाज नहीं होना चाहिए, वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। उसको वेद मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, और कम से कम एक वेद और उस वेद के भाष्य का उसने अध्ययन किया हो। उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य या उसका कोई निकट संबंधी जो है वो इस जो समिति है, जो इस उर की समितियां हैं, उन समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक। यहाँ पर गांवों से फिर यहाँ पर जो भी लोग होते थे उम्मीदवार, उनकी एक पर्ची बनाई जाती थी, वो पर्ची एक घड़े में डाली जाती थी, उस घड़े से उस पर्ची को निकाला जाता था। छोटा कोई बच्चा होता था उससे उसको निकलवाया जाता था लॉटरी सिस्टम से, और वो छोटा बच्चा लॉटरी जिन भी 30 लोगों के नाम निकालता था, वो 30 लोग इसकी समितियों के सदस्य बन जाते थे। और उनमें इन 30 लोगों की समिति, 30 लोगों में से इस उर के अंतर्गत कुल 6 समितियां बनाई जाती थी। ठीक। अलग अलग उप समितियां बनाई जाती थी, और हर में 5 बनाई जाती थी, जिसमें हर में 6 सदस्य होते थे। ठीक है। ज्यादा भी कई बार हो गई, यानी कि 5 मुख्य थी, इसके अलावा और भी समितियां यहाँ पर हो जाती थी। तो ये जो समितियां होती थी बेसिकली देखिए यहाँ पर परांतक प्रथम के समय के उत्तर मेरू अभिलेख में, उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा की कार्रवाई पर प्रकाश पड़ता है। और सबसे प्राचीन उत्तर मेरूर अभिलेख पल्लव शासक दंतिवर्तमन के काल का है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्वालिफिकेशन है परांतक प्रथम की है। सभा एक औपचारिक संस्था थी जो ग्रामीणों की एक गैर औपचारिक संस्था उरार या उर के साथ मिलकर काम करती थी। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, और ये समितियां वारियम कहलाती थी। इसके लिए 30 सदस्य चुने जाते थे, जैसा मैंने बताया था। और इन 30 सदस्यों में से 12 जो होते थे, इनसे एक वार्षिक समिति गठित की जाती थी, जिसको संवत्सर वारियम कहा जाता था। ये संवत्सर वारियम जो होता था, वो जो बाकी दूसरी उप समितियां हैं, जो दूसरे वारियम हैं, उनके कामों पर को सुपरवाइज करती थी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो अन्य वारियम को ये सुपरवाइज करती थी, अन्य वारियम को ये सुपरवाइज करती थी। ठीक। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वारियम है वो कौन कौन से हैं, यानी कि जो उप समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे एक है हमारे पास जिसका नाम है तोट्ट वारियम। तोट्ट वारियम जो थी वो किससे थी? बाग या उद्यान की देखरेख से संबंधित थी। इसमें 12 सदस्य होते थे। एक थी एन वारियम। एन वारियम सिंचाई से संबंधित थी, सिंचाई समिति थी। दूसरी थी हमारे पास उदासिक या उदासीन वारियम। वारियम अपने आप जोड़ते जाइए। उदासीन वारियम जो बेसिकली विदेशियों, जो विदेशी आते थे और जो सन्यासी आते थे, उनकी देख रेख का काम करती थी। ठीक। इसके अलावा पौन वारियम थी। पौन वारियम ये स्वर्ण समिति थी। ठीक। ये स्वर्ण मुद्राओं का रेगुलेशन करती थी।
स्वर्ण मुद्राओं का रेगुलेशन करती थी। ऐसे ही कोयिल्यवारियम थी एक, कोयिल्यवारियम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है। कोयिल्यवारियम, जो कोयिल्यवारियम थी वो मंदिरों की देख रेख करती थी, मंदिरों की देख रेख करती थी। ऐसे ही एक थी गढ़वारियम, गढ़वारियम गांव के कामों की देख रेख करती थी, गांव के कामों की देख रेख करती थी। पंचवार वारियम, ये भूमि कर से संबंधित थी, भूमि कर से संबंधित थी। न्यायत्तार वारियम थी एक, न्यायत्तार वारियम, ये विवादों का निपटारा करती थी, न्याय का काम करती थी, विवादों का निपटारा करती थी। और एरिवारियम, एरिवारियम तालाबों से संबंधित थी। ठीक। और इन सभी समितियों या इन सभी वारियम को जो सुपरवाइज करती थी वो वारियम कहलाती थी संवत्सर वारियम। इनमें से अधिकतर में, कभी किसी में 12 सदस्य होते थे, किसी में 6 सदस्य होते थे। ठीक। और यहाँ पर इनकी जो बैठक होती थी वो मंदिरों में होती थी। इनकी बैठक कहाँ पर होती थी? मंदिरों में होती थी, जनरली 6, लेकिन किसी किसी में 12, जैसे संवत्सर वारियम में 12 सदस्य होते थे। ठीक है। ये इतना अभी आपको यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। व्यापार से संबंधित अगर देखें तो व्यापार से संबंधित जो, अथा सभा को पेरुगुरी भी कहा जाता है, सदस्यों को पेरुमक्कल, जैसा मैंने बताया। और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, बैठ के मंदिर के अहाते में होती थी, ढोल बजाकर लोगों को एकत्रित किया जाता था। व्यापारियों से संबंधित देखभाल हेतु समूह कौन कौन से थे? मणिग्रामम, वरंजियार और नानादेशी थे। मूल पेरुदियाल धार्मिक एक समूह था जो मंदिरों की व्यवस्था की निगरानी करता था। ब्रह्मदेय ऐसे गांव होते थे जिनमें पूरा गांव या गांव की कोई भूमि, कोई पर्टिकुलर जमीन किसी ब्राह्मण समूह को दे दी जाती थी या किसी ब्राह्मण को दे दी जाती थी, लेकिन उसी ब्राह्मण को दी जाती थी जो ब्राह्मण निशुल्क शिक्षा कर देते थे लोगों को। किसी को मतलब निशुल्क शिक्षा जो ब्राह्मण देते थे उनको जो जमीन या गांव उनके उस इस चीज के बदले में दिया जाता था, उनको ब्रह्मदेव बोला जाता था, और इन पर कोई भी कर नहीं लिया जाता था। अब मंदिर होते थे, मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए मंदिरों को कुछ गांव दे दिए जाते थे। तो मंदिरों को दान में दिए गए जो गांव होते हैं या जो जमीन होती है उसको हम देवदान बोलते थे। और ऐसे गांवों में भू राजस्व जो था वो वसूला जाता था, लेकिन इसकी वसूली कौन करता था? मंदिर के अधिकारी करते थे, और ये जो राजस्व है वो मंदिर को मिलता था, और मंदिर इस राजस्व से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाता था। ठीक। अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये चलाता था। यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर कुछ कर देख लेते हैं, इनके समय में जो कर है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो चोल राजाओं की सेना थी, ये चोल राजाओं ने एक विशाल सेना का गठन किया था। सेना के जो प्रमुख अंग थे वो कौन कौन से थे? कुजिर मल्लर, कुंजर से बना है, कुंजर होता है मतलब हाथी, तो गजारोही दल। कुच्च बैगर, अश्वारोही दल होता था। बल्लीगढ़ धनुधारी होते थे। कैक कोलर, पैदल सेना में सर्वाधिक शक्तिशाली जो ग्रुप होता था उसको ये बोलते थे। सैगुंदर होता था भाला वाले। वलक्कर राजा के विश्वसनीय अंगरक्षक थे। सेना गुल्म एवं छावनियों में रहती थी जिन्हें कड़गम कहा जाता था। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला नायक होता था, और सेना का जो अध्यक्ष होता था यानी कि जो सेनापति होता था उसको महादंड नायक कहते थे। और सेना के ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम थे। बड़े पेरेकोलस जो था वो राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा में जो पैदल सेना लगी होती थी उसको बोलते थे। ठीक। यहाँ पर ये बेसिकली उसी से रिलेटेड है, वही सारी बातें लगभग लिखी हुई है। और युद्ध में जो सेना है, सेना में अनेक रैंक होते थे, जैसे नायक, महादंड नायक। युद्ध में विशेष वीरता दिखाने पर क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। व्यवहार बर्बर था, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अश्वसेना के लिए बहुमूल्य अरबी घोड़ों को खरीदा जाता था, जिनमें से अधिकांश घोड़े दक्षिण भारत की जलवायु के कारण मर जाते थे, अरब से लाए जाते थे और मर जाते थे क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु उनको सूट नहीं करती थी। और इस प्रकार से महाराज का बहुमूल्य धन विदेशों में चला जाता था। अनुशासन पर बड़ा जोर दिया जाता था। चोल सेना की विशेषता जहाजी बेड़े का संगठन था। शक्तिशाली जहाजी बेड़े के कारण ही चोल राजाओं ने समुद्र पार अनेक द्वीपों को विजय किया और बंगाल की खाड़ी को चोल झील बनाया। यहाँ पर कुछ टैक्सेस हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो
यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू था वो भूमि की पैमाइश के आधार पर होता था, और लैंड रेवेन्यू का जो रेट होता था वो 1/3 था। भूमि कर कितना था? 1/3। और ये पैमाइश के आधार पर था, किसके पास कितनी जमीन है उसी आधार पर इसका निर्धारण किया जाता था। इसको वसूलने का काम जो करता था, वसूलने का काम ग्राम सभाएं करती थी। ये जो भूमि कर है वो नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जा सकता था। अकाल वगैरह पड़ने पर भूमि कर माफ कर दिया जाता था। और भूमि कर का जो नाम था वो क्या था? कदमई। तो भूमि कर को क्या बोलते थे? भूमि कर को कदमई बोलते थे। जो कुछ और कर हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे जो आयम है वो राजस्व कर होता था। कदमई सुपारी पर लगने वाले कर को बोलते थे। कढ़ैरे बोलते थे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले कर को। वाशलपिरम द्वार कर को बोलते थे। आजीवक काशु आजीवक जो मत है उसको मानने वाले पर जो आजीवक काशु बोलते थे। कीडक काशु जो होता था वो मेल एनिमल्स पर लगने वाला कर। बैल है तो जो मेल एनिमल्स है उन पर लगने वाले कर को कीडक काशु बोलते थे। मरमज्जाडू जो होता था वो पेड़ों पर लगने वाला कर था। जो हाउस टैक्स था उसको मनैरे बोलते थे। गांवों की सुरक्षा के लिए जो कर लिया जाता था उसको पडिकावल बोलते थे। और व्यवसाय पर लगने वाले कर को मगनमय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मगनमय बोला जाता था। तो ये जो पूरा था ये हमारे पास दक्षिण भारतीय राज्य खत्म हो गए। इसमें चोलों के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाहर से यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो ये हिस्ट्री की जो डे 15 की हमारी क्लास थी, साउथ इंडिया का सेकंड पार्ट, वो ये कंप्लीट होता है। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई उसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी बोलता हूँ। और आगे से जो क्लास है वो सही समय पर मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।